नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के अंतर्गत हमारी ज्योग्राफी की MCQ कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य 764 प्रश्नों को कवर करना है। इसमें से हम 400 प्रश्नों को पूरे विस्तार से कवर कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 401 से लेकर के प्रश्न संख्या 450 तक के बेहतरीन प्रश्नों को चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। केवल प्रश्नोत्तर और उनके आंसर ही नहीं, मतलब प्रश्न और उनके आंसर ही नहीं, बल्कि आसपास के जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सभी फैक्ट्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके, और अपने कुछ मित्रों को भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 401वां प्रश्न है, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों हमने लगभग कई नदियां देख ली हैं, लगभग सारी नदियां हम जो है चर्चा कर चुके हैं। तो बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, तो भारत के पश्चिम में स्थित है दोस्तों अरब सागर और पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी। मुख्यतः जो भारत की नदियां हैं वो या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में मुख्यतः सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं। इसके अलावा नर्मदा, तापी, साबरमती जैसी मुख्य नदियां हैं, और बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी जैसी नदियां जो हैं हमारी कहाँ गिरती हैं, ये हमारी गिरती हैं पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पूर्व दिशा में। यहां बात कर रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। बात करें नर्मदा नदी की, यदि आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, तो वो होता है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और ये जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। यदि बात करें इसका विलय कहाँ होता है, तो ये तो हम जानते हैं कि अरब सागर में गिरती हैं, पर अरब सागर के भी किस भाग में? तो ये खंबात की खाड़ी में अपने जल का विलय करती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में। भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा ये बात कि पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली यह भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। तो अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो नर्मदा, भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछे तो कृष्णा। बात करें नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र किन किन राज्यों में है, तो ये मध्य प्रदेश में बहती है, साथ ही महाराष्ट्र में बहती हैं, और महाराष्ट्र के अलावा इसका जो बहाव क्षेत्र है वो गुजरात राज्य में भी है, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में इसका बहाव क्षेत्र है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य में बहती है, तो ध्यान रखिएगा ये नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य में बहती है। विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य जो भ्रंश घाटी है उसमें नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, संगमरमर की चट्टानों को काट करके ये कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, इस बारे में हमने चर्चा कर ली। नर्मदा नदी पर एक बहुत ही मुख्य बांध बना हुआ है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। अगर मैं आपसे पूछूं ये सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। लेकिन इस बांध से लाभान्वित जिले राज्य कौन कौन से हैं? लाभान्वित राज्य अगर मैं आपसे पूछ लूं कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश तो है ही,
महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, लेकिन साथ ही एक राज्य और है राजस्थान। तो राजस्थान में नर्मदा नदी नहीं बहती, लेकिन राजस्थान राज्य नर्मदा नदी से लाभान्वित होता है सरदार सरोवर बांध के माध्यम से। तो यदि नर्मदा नदी विवाद किन किन के मध्य है आपसे पूछ लिया जाए तो उन्हीं के मध्य है जो इससे लाभान्वित होते हैं, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इस तरीके से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां नर्मदा नदी बहती तो नहीं है पर वो नर्मदा नदी के जल के विवाद में एक पार्टी है। इस तरीके से मतलब भाषा कुछ भी हो सकती है, ऐसा प्रश्न बना दिया जाए तो ध्यान रखिएगा राजस्थान होगा। और इस सरदार सरोवर बांध के विरोध में ही मेघा पाटकर ने एक आंदोलन चलाया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में मेघा पाटकर के द्वारा आंदोलन चलाया गया है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि दोआब कहलाती है। गंगा यमुना का दोआब, यानी गंगा और यमुना के बीच की उपजाऊ भूमि। ठीक है, इसी प्रकार हमने सिंधु नदी तंत्र में कई दोआब पढ़े थे, जैसे सिंधु सागर का मैदान, छाज का मैदान, बिष्ट का मैदान, रावी रचना का मैदान। ये सभी मैदान हमने देखे थे कि नहीं देखे थे? रचना का मैदान किस किस के मध्य है बताइए? सारी हमने नदियां हमने पढ़ी थी और उसमें ये सारे मैदान आपको बताए थे। तो ये सारे मैदान क्या थे? ये दोआब कहलाते थे। ठीक है, तो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोआब। चलिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारतीय प्रायद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा हो जाएगा। बात करें यदि गोदावरी नदी के बारे में, तो गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो हमने चर्चा करी थी कि गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है और इस नासिक के पास इसी गोदावरी नदी पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। विलय कहाँ होता है गोदावरी नदी का? तो बंगाल की खाड़ी में। कितने किलोमीटर बहती है भारत में? तो 1456 किलोमीटर ये बहती हैं। इसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है, इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है, इसे दक्कन गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये सारी बातें मैं आपको नोट करा चुका हूं पहले पिछली कक्षाओं में। अगर आपने अभी तक वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। रिवीजन में आपको करा दे रहा हूं। बूढ़ी गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है, दक्कन गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा कावेरी। ये सारा कंफ्यूजन मैं पहले ही दूर कर चुका हूं। गोदावरी नदी की मैंने आपको जो है सहायक नदियां भी नोट कराई थी, प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, ये सभी जो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। साथ ही मंजरा नदी जो है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। तो गोदावरी नदी के बारे में सारी बातें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो देखिए, भारत से बाहर किस नदी का स्रोत है, इसमें ज्यादातर ऑप्शन में या तो सिंधु मिल जाएगा आपको, या फिर ब्रह्मपुत्र मिल जाएगा, या फिर सतलुज नदी मिल जाएगा। ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के आसपास तिब्बत से निकलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रश्न में क्या होता है? यहां पर है ब्रह्मपुत्र नदी। यदि बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से। कहां से होता है? चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। तो अगर ऑप्शन में आपको चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर नहीं दिया होगा, तब ऐसी स्थिति में आपको मानसरोवर झील मिल जाएगा। यदि बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का विलय कहाँ होता है, तो ये बंगाल की खाड़ी में ही होता है। ध्यान रखिएगा, ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
देखिए अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा से भी लंबी है ब्रह्मपुत्र, लेकिन ब्रह्मपुत्र की जो ज्यादातर लेंथ है वो तिब्बत में ही बहती है, भारत में उसकी उतनी लंबाई है नहीं। तो फिर भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा हो जाएगी। पर गंगा और ब्रह्मपुत्र में देखा जाए, अगर ओवरऑल पूछें कि सबसे लंबी नदी कौन सी है इन दोनों में, तो ब्रह्मपुत्र है। तो अगर प्रश्न की लैंग्वेज कुछ ऐसी हो कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो प्रश्न की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न पूछ क्या रहा है। यदि प्रश्न पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो निर्विवाद रूप से उत्तर होगा गंगा। और यदि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछ ले, तब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। हमने चर्चा करी थी कि अपने उद्गम स्थल से ये नदी निकलती है, पूर्व दिशा की ओर बहती है, उसके बाद नामचा बरवा से यू टर्न मार करके यांग्याप दर्रे के माध्यम से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां भी देखी थी, दिहांग, लोहित, धनश्री, बराक, कोची, मेघना, सुबन गिरी, मानस और तिस्ता। इन सभी पर हमने चर्चा कर ली थी। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। इस पर हमने कई बार चर्चा कर ली है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चलिए, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो देखिए कुमाऊं हिमालय की बात हो रही है, सिंधु और सतलुज के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है, तो सिंधु से सतलुज के मध्य स्थित है आपका पंजाब हिमालय। सतलुज से काली के मध्य आपका स्थित है कुमायूं हिमालय। काली से तिस्ता के मध्य आपका स्थित है नेपाल हिमालय। और तिस्ता से लेकर के दिहांग के मध्य जो स्थित है दोस्तों, वो कौन सा है, तो दिहांग के मध्य में स्थित है आपका असम हिमालय। तो यहां पर पूछ रहा है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सतलुज और काली। चलिए आगे देखते हैं, किस नदी पर किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। यानी नदी भी पूछ रहा है आपसे, राज्य भी पूछ रहा है। जायकवाड़ी बांध के विषय में पूछ रहा है। रावी नदी पंजाब, बिल्कुल नहीं। बनास नदी राजस्थान, बिल्कुल नहीं। जायकवाड़ी बांध जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, देश के 10% क्षेत्रफल में फैली भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, यदि भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी पूछ ले कौन सी है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हो जाएगा गोदावरी नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी। चलिए, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आपसे पूछ रहा है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, 2004 में, 2008 में, 2014 में या 2016 में। तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। चलिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी है। बराकर, इंद्रावती, जमुनिया या बारकी। तो दामोदर नदी की सहायक नदी है दोस्तों बराकर नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। असली प्रश्न दामोदर नदी पर आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो दामोदर नदी है इसका उद्गम कहाँ होता है। तो ये नदी निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से। ये ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। और इसका विलय कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा ये हुगली नदी में इसका विलय होता है।
हुगली नदी में, यानी कि दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है और बराकर नदी जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। और यदि बात करें इस हुगली के बारे में तो ये गंगा नदी की एक वितरिका है। फरक्का के पास में गंगा नदी की एक वितरिका हुगली अलग निकल जाती है और जो मुख्य गंगा नदी है वो प्रवेश कर जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में, जहां उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और उसी पद्मा नदी में जब जमुना नदी आकर के मिल जाती है, जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी का ही बांग्लादेश में एक नाम है, तो पद्मा नदी में जब जमुना नदी आकर के मिल जाती है तो वो नदी कहलाती है मेघना, और मेघना नदी के रूप में जो है बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी उसकी एक वितरिका है हुगली नदी, और हुगली नदी की जो सहायक नदी है वो है दामोदर नदी, और दामोदर नदी की जो सहायक है वो है आपकी बराकर नदी। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस बात को दोबारा से सुन लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो होता है महाबलेश्वर से। आप में से बहुत से लोगों ने महाबलेश्वर का नाम सुना होगा, एक टूरिस्ट प्लेस है महाबलेश्वर। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, यानी कि सह्याद्री श्रृंखला में ये महाबलेश्वर स्थित है, जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। ध्यान रखिएगा, इस कृष्णा नदी पर एक बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध। अक्सर पूछा जाता है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर निर्मित है। कुछ इसकी सहायक नदियों के विषय में भी प्रश्न आते हैं, तो अगर आपसे कृष्णा नदी की सहायक नदियां पूछ ले तो एक हो जाएगी दोस्तों भीमा, इसके अलावा कोयना, एक नदी है दोस्तों मूसी, मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद स्थित है, इसके अलावा घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। वैसे मैं आपको ये नोट करा चुका हूँ, भीमा, कोयना, मूसी, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, और इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य स्थित था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी, जो इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कावेरी जल विवाद रिक्त स्थान के बीच स्थित है। देखिए कावेरी जल विवाद किस किस के बीच स्थित है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु, मुख्यतः किसके बीच है? तो मुख्यतः ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। इसके अलावा केरल और पुडुचेरी भी इस विवाद का हिस्सा हैं। पुडुचेरी, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच ये कावेरी जल विवाद है। यहाँ ऑप्शन से हम जाएंगे तो हमारा एप्रोप्राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है दोस्तों? वो है हमारा अयोध्या, भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि, कर्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां सिंधु नदी तंत्र की नदियां, तापी हो जाएगा, नर्मदा मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है? पेरियार नदी मिल सकता है, या फिर साबरमती नदी मिल सकता है। तो इसमें से क्या मिल गया हमें? इसमें से हमें मिला है तापी। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तापी। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? देखिए इस प्रश्न को समझिए। अंतर्देशीय जल निकास से तात्पर्य है कि वह नदी न तो अरब सागर में गिरती है, न ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है डायरेक्ट, या फिर किसी अन्य नदी में भी उसका विलय नहीं होता जो कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिरे। यानी कि डायरेक्ट भी नहीं गिरती और इनडायरेक्ट भी नहीं गिरती। ऐसी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ऐसी नदी है लूणी नदी। लूणी नदी राजस्थान की नदी है जो अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रन में जाकर के यह नदी विलय हो जाती है। धीरे धीरे इसमें जल कम होता जाता है और कच्छ के रन तक पहुँचते पहुँचते ये नदी पूर्णतः लुप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब ये नदी
निकलती है अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से, तो इस नदी का जो जल है वो मीठा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये कच्छ के रण के पास पहुंचती है, धीरे 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 इस नदी का जो जल है वह खारा होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मरुस्थलीय इलाके में ये नदी बहती है, तो मरुस्थलीय भूमि से ये लवणता को प्राप्त कर लेती है और उसके बाद इसका जो जल है वो खारा होता चला जाता है। तो मुख्यतः भूमिबद्ध नदी, अंतर्देशीय जल निकास वाली नदी यदि आपसे पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी दोस्तों लूनी नदी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? देखिए कुछ पौराणिक नाम नदियों के आपको मिलेंगे, जैसे कि एक नाम आपको मिलेगा परुष्णी। परुष्णी किस नदी का नाम था? तो ये रावी नदी का नाम था। परुष्णी नदी के किनारे पर इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध दशराजन युद्ध लड़ा गया है। तो परुष्णी किसे कहते हैं? परुष्णी कहते हैं रावी नदी को। इसके अलावा वितस्ता नाम आपको मिलेगा, यह झेलम नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झेलम नदी को। एक नाम आपको मिल जाएगा विपासा। विपासा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है व्यास नदी को। एक नाम आपको मिलेगा अस्किनी। अस्किनी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों चिनाब नदी को। और एक नाम आपको मिल जाएगा शतुद्री। ये पौराणिक नाम है दोस्तों, शतुद्री कहा जाता है सतलज नदी को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वितस्ता पूछ रहा है, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झेलम। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो बात करें यमुना नदी का उद्गम स्थल, तो यमुना नदी उत्तराखंड की बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में इसका जल जो है गंगा नदी में विलय हो जाता है। यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगी दोस्तों चंबल नदी। चलिए आगे, निम्न में से किन नदियों का उद्गम भारत में नहीं हुआ? देखिए भारत में जिन नदियों का उद्गम नहीं होता, मैंने आपको मुख्यतः 3 नदियां याद करने को बोला है। एक तो आप सिंधु याद कर लीजिए, एक ब्रह्मपुत्र याद कर लीजिए, एक सतलुज याद कर लीजिए। अगर बात करें यहाँ ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन में सतलुज दिया है। इसमें से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा आपके ऑप्शन में। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का किंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा करी है, वो नदी कौन सी हो जाएगी? वो नदी हो जाएगी दोस्तों लूनी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय पार की नदी है? देखिए हिमालय पार की नदी पूछ रहा है, झेलम, सतलुज, गंगा या रावी। तो हिमालय पार की नदी मतलब जिसका जो उद्गम है वो कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए दोस्तों ट्रांस हिमालय में। हिमालय के पार क्या है? ट्रांस हिमालय। तो इसका उद्गम कहाँ होना चाहिए? ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय में या तो काराकोरम श्रेणी आती है, जास्कर श्रेणी आती है, लद्दाख श्रेणी आती है या कैलाश श्रेणी आती है। कैलाश श्रेणी तिब्बत में स्थित है और मानसरोवर झील कैलाश श्रेणी में ही स्थित है, जहाँ से मानसरोवर झील, कई बार नाम अटक जाता है दोस्तों, बोल भी रहा हूँ। मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का क्या नाम है? राक्षस ताल। और उसी राक्षस ताल से जो है हमारी सतलुज नदी का उद्गम होता है और ये नदी शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। तो बात करें यदि हम इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? राक्षस झील से। और ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है दोस्तों तिब्बत में। ध्यान रखिएगा, सतलुज नदी का जो उद्गम है वो राक्षस झील तिब्बत से होता है और शिपकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश, ठीक है। और किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? दूधगंगा नदी के बारे में बात कर रहा है। दूधगंगा नदी कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? नर्मदा की हैंडमेड की उपाधि जिस नदी को दी जाती है वो नदी कौन सी है दोस्तों? वह नदी है आपकी ताप्ती नदी। तो नर्मदा की हैंडमेड किस नदी को कहा जाता है? तो ताप्ती नदी को। मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो देखिए हमने कृष्णा नदी की सहायक नदियां पढ़ी थी और उसमें हमने मूसी और भीमा को पढ़ा था। मूसी नदी के किनारे पर हैदराबाद
स्थित है। तो किसकी सहायक नदियां हैं ये दोनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए आगे देखते हैं, जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक। तो ध्यान रखिएगा जोग जलप्रपात तो कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर स्थित है अगर आपसे पूछ ले तो शरावती नदी पर स्थित है। इस जोग जलप्रपात को ध्यान रखिएगा, जोग जलप्रपात के अलावा गैर संपा जलप्रपात भी कहते हैं, गैर संपा जलप्रपात, या फिर इसका एक अन्य नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है, महात्मा गांधी जल प्रपात। क्या विशेषता है इसकी, तो यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जैसे गैर संपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इनमें से कौन सा किला चिनाब नदी के किनारे पर बनाया गया है, तो चिनाब नदी के किनारे पर एक बहुत ही फेमस किला है कश्मीर का, और उस किले का नाम क्या है, उसका नाम है अखनूर का किला। चलिए दोस्तों, हमारा सफ़र तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, आप इसमें थोड़ा सा सहयोग कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को देखिए नीचे एक लाइक का बटन आ रहा होगा, ज़रा दबा दीजिए उसे, ताकि आपका संदेश मुझ तक पहुँच सके कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। पंबा नदी, सोन नदी, भवानी नदी या ऋषिकुल्या नदी। तो उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी की बात की जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों ऋषिकुल्या नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के बाद एक नदी तो आपकी पश्चिम की तरफ बहना प्रारंभ कर देती है, जिसे हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं, और एक नदी आपकी जो है उत्तर की तरफ बहना प्रारंभ कर देती है, जिसे हम सोन नदी के नाम से जानते हैं। और उत्तर की तरफ से बहने के बाद सोन नदी किस नदी में मिल जाती है, तो ये मिल जाती है गंगा नदी में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी अमरकंटक पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो चर्चा हमने कर ली, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है दोस्तों गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जिसे दक्कन गंगा, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है, यमुना नदी डैश में गंगा से मिलती है। तो यमुना नदी कहाँ मिलती है गंगा से, ये मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में गंगा और यमुना का ही संगम होता है, सरस्वती नदी को अदृश्य नदी कहा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक नदी बहती थी जो वर्तमान में अदृश्य हो चुकी है। चलिए, भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है। देखिए, ब्राह्मणी, खरकई ना भी पता हो तो स्वर्ण रेखा नदी तो आपको जरूर पता होगा। और स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है दोस्तों झारखंड में। यानी ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का जो स्रोत है वो किस राज्य में है, वो है आपका झारखंड राज्य में। चलिए, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। रामगंगा नदी जो गंगा की सहायक नदी है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कॉर्बेट से। अगला प्रश्न है, यमुना और गोमती नदी डैश की सहायक नदियां हैं। आसान सा प्रश्न है दोस्तों, यमुना और गोमती किस नदी की सहायक नदी हैं, तो ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, निम्न में से किस राज्य में स्थित है। भोजताल, भोजताल देखिए कुछ कुछ भोपाल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यानी भोजताल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज डैश की सहायक नदियां हैं। तो किसकी सहायक नदियां दोस्तों, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं।
435वां प्रश्न है, भाम्बवाली वजराई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भाम्बवाली वजराई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। चलिए, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल या गुजरात? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, साबरमती नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान में होता है, अरावली की पहाड़ियों से। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से, लेकिन इस नदी का बहुत ज़्यादा बहाव है नहीं राजस्थान राज्य में, और थोड़ी सी बहने के बाद ये गुजरात में चली जाती है। मुख्यतः बहुत ज़्यादा बड़ा बहाव क्षेत्र इसका गुजरात में है, इसलिए गुजरात की ये प्रमुख नदी भी है। अगर मैं आपसे पूछूं साबरमती की नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा राजधानी अहमदाबाद और इसके अलावा गांधीनगर। कहते हैं ना साबरमती के संत, तो साबरमती के संत क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधीनगर कहाँ स्थित है? साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नदी है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? तो उद्गम तो राजस्थान से होता है कि नहीं होता? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? आपसे पूछा तापी नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इनमें तापी नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। जबकि राजस्थान में न तो तापी नदी बहती है और ना ही नर्मदा नदी बहती है। ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आपसे पूछ रहा है केन नदी किसकी सहायक है, तो चंबल, बेतवा, केन ये सभी किसकी सहायक हैं? ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? देखिए नदी और डेल्टा जो है, नदी का जो डेल्टा होता है वो निक्षेपण की प्रक्रिया के कारण बनता है। तो नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो उत्तर हो जाएगा निक्षेपण की क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? आपको असत्य कथन बताना है। हिमालय नदियां सदाबहार होती हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। हिमालय की जो नदियां हैं वो सदाबहार होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां ग्रीष्मकाल में लगभग सूख जाती हैं, यानी उनमें पानी का जो स्तर है वो बहुत कम हो जाता है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। देखिए वही बात हो गई कि नहीं हो गई? हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। बड़े बड़े डेल्टा का गठन करती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, ये ठीक है दोस्तों। हिमालयी नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं उनमें कम पानी पाया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना को जो पानी प्राप्त होता है वो किस नदी के माध्यम से प्राप्त होता है? वह प्राप्त होता है सतलुज नदी के माध्यम से। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? देखिए गंडक को बात करें नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा, लूनी, सुकरी। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा की सहायक पेनगंगा नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, कृष्णा की सहायक है भीमा और सुकड़ी नदी जो है वो लूनी की सहायक है। राजस्थान की ये नदी है सुकड़ी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु की नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हैं। इस पूर्ववर्ती नदियां का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये नदियां, ब्रह्मपुत्र और सिंधु वास्तव में अभी हिमालय से निकलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हिमालय के जन्म होने के बाद इन नदियों का निकलना प्रारंभ हुआ है। ये तो हिमालय से पहले से ही विद्यमान हैं।
बस अब हिमालय वहाँ बीच में आ गया है, तो अब इन नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो हिमालय से होकर के गुजरने लग गया है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां जो हैं उनका अस्तित्व हिमालय से भी पहले विद्यमान था, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? तो शारदा नदी मैदान में प्रवेश करने से पहले किस नाम से जानी जाती है? काली नदी के नाम से। यानी काली नदी को ही मैदान में प्रवेश करने के बाद शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? तो नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी, इन सभी के बारे में हमने चर्चा करी थी कि नहीं करी थी? किस नदी में मिलती है? अलकनंदा नदी में। तो वीडियोस को पुराने वीडियोस को ध्यान से देखिए, उनमें मैंने इन सभी प्रश्नों पर पूरे विस्तार से चर्चा करी है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? व्यास और चिनाब, व्यास और रावी, चिनाब रावी और सतलुज, या व्यास चिनाब रावी सतलुज और यमुना। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से ये सभी नदियां बहती हैं। व्यास भी बहती है, चिनाब भी है, रावी भी है, सतलुज भी है और यमुना भी है। यमुना भी हिमाचल प्रदेश को टच करती है। तो ध्यान रखिएगा, व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना पूछा गया प्रश्न है ये, और एक से अधिक बार पूछा गया है। चलिए, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? आपसे मोरीबंद डेल्टा के बारे में पूछा जा रहा है, तो मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का ही एक भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है? तो ध्यान रखिएगा, चंबल अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा करती है। इसी वजह से चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में बीहड़ हुआ करते थे, जिनमें पुराने जमाने में डकैत छुपा करते थे। तो अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा कौन सी नदी करती है? तो वो करती है दोस्तों चंबल नदी। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न एक बार देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी हो, सतलुज नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, इन सभी का उद्गम तिब्बत से होता है, यानी कि कैलाश पर्वत माला से होता है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के, इस वीडियो के जो है 50 प्रश्न, 450 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं 764 प्रश्नों में। यानी बहुत तेजी से हम ज्योग्राफी के 764 प्रश्नों को समाप्त करने की ओर हैं। आप इन वीडियोस को पढ़ते रहिए, इनका आनंद लीजिए। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स कवर किए जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे दोस्तों। पर थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। पूरी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, तो थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।